वेलकम टू लर्न टुगेदर। मैं हूं संजना और हम लोग देख रहे हैं बिहार में आने वाली शिक्षक भर्ती के लिए जो कंटेंट होगा हिस्ट्री के लिए, उस चीज़ को हम लोग इसमें देख रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा था कि हम लोग एनसीईआरटी को करेंगे, तो बहुत ही जल्द आप लोगों के पास एनसीईआरटी का कंटेंट आ जाएगा। आप लोगों का कमेंट भी आया है कि एनसीईआरटी कराने के लिए, तो एनसीईआरटी आप लोगों को करवाया जाएगा और बहुत जल्द 1 से 2 दिन में आप लोगों को उसके लिए कंटेंट मिलने लगेंगे। और हम लोग एनसीईआरटी के एक एक क्वेश्चन को देखेंगे, बुक को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और वहाँ से हम लोग क्वेश्चन निकालेंगे और फिर उसके बाद प्रिपरेशन करेंगे। तो इस चीज़ के लिए आप लोग भी तैयार रहिए। अभी हम लोग विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को देख रहे हैं यहाँ पर, जहाँ से हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं और इसके पूछे जाने की संभावना होती है। ये क्वेश्चन भी बहुत डीपली हैं क्योंकि हायर एग्जाम्स के क्वेश्चन है ये, क्योंकि हमारे एग्जाम में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो देखते हैं अपने पहले प्रश्न को। हमारा जो पहला प्रश्न है वो है कि कश्मीर में उत्पल वंश की स्थापना किसने की। कश्मीर में उत्पल वंश की स्थापना किसने की? तो यहाँ पर है कि क्या अवंती वर्मन ने की, ललितादित्य मुंडापीठ ने की, रानी दीदा ने की या हर्ष ने किया? किसने किया? तो यहाँ पर हम लोग सही जवाब पाएंगे कि अवंती वर्मन ने किया। किसने किया? अवंती वर्मन ने किया। अगला क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा कालीन लोग किसके साथ समृद्ध व्यापार करते थे? तो हड़प्पा कालीन जो लोग थे वो किसके साथ समृद्ध व्यापार करते थे? क्या अफ़गानिस्तान के साथ में करते थे, मेसोपोटामिया के साथ में करते थे, बहरीन के साथ में करते थे या फिर सभी के साथ में करते थे? तो हमारा जो जवाब होगा यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। ये सभी के साथ में व्यापार करते थे, यानी कि अफ़गानिस्तान भी हो जाएगा, मेसोपोटामिया भी होगा और बहरीन भी होगा। अब बात यहाँ पर आती है कि किस सिख गुरु ने फ़ारसी में जफ़रनामा लिखा? फ़ारसी में जफ़रनामा लिखा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जफ़रनामा जो है वो किस भाषा में लिखा गया है। यहाँ पर हम लोग इस चीज़ को देखेंगे कि जफ़रनामा जो है ये किस भाषा में लिखा गया है। तो ये फ़ारसी भाषा में लिखा गया है। जफ़रनामा किस भाषा में लिखा गया है? फ़ारसी भाषा में लिखा गया है। अब हम लोग ये देखेंगे कि जफ़रनामा को लिखा किसने है। ठीक है, क्वेश्चन हमारा यहाँ पर आएगा कि जफ़रनामा को लिखा किसने है। तो क्या इसे गुरु हर राय ने लिखा है, गुरु हरकिशन ने लिखा है, गुरु गोविंद सिंह ने लिखा है या गुरु तेज बहादुर ने लिखा है? किसने लिखा है जफ़रनामा को? तो जफ़रनामा की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसे गुरु गोविंद सिंह ने लिखा है। किसने लिखा है? गुरु गोविंद सिंह ने लिखा है। ये क्या थे? तो ये सिखों के 10वें गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह, और इन्होंने जफ़रनामा लिखा है। और जफ़रनामा को इन्होंने किस भाषा में लिखा है? तो इन्होंने लिखा है फ़ारसी भाषा में। किस भाषा में लिखा है? फ़ारसी भाषा में। तो यहाँ से जो क्वेश्चन बन रहा है उसको देखेंगे कि गुरु गोविंद सिंह जो थे वो सिखों के अंतिम गुरु थे और 10वें गुरु भी थे ये। इन्होंने जफ़रनामा लिखा और जफ़रनामा को किस भाषा में लिखा गया? तो फ़ारसी भाषा में लिखा गया। आगे है, ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंध गवर्नर जनरल कौन है? यानी कि सीधे सवाल पूछा जाए तो ठगी प्रथा का उन्मूलन किसने किया? तो यहाँ पर सवाल पूछ रहा है कि ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंध, यानी कि जिसने ठगी प्रथा का उन्मूलन किया वो गवर्नर जनरल कौन है? तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि वो गवर्नर जनरल कौन है। तो क्या वो लॉर्ड कॉर्नवालिस हैं, लॉर्ड विलियम बेंटिक है, लॉर्ड डलहौजी हैं या लॉर्ड रिपन है? इनमें से कौन है? तो हम लोग देखेंगे कि ठगी प्रथा का जो उन्मूलन है ये लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया। किसने किया? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ठगी प्रथा का उन्मूलन किया। इसको दिमाग में बैठा के रखना है, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ठगी प्रथा का उन्मूलन किया। तो ठगी प्रथा से संबंध गवर्नर जनरल कौन होगा? तो वो लॉर्ड विलियम बेंटिक हो जाएगा। आगे है, निम्न में से किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? कौन से शासक थे जो कि नवाब वजीर कहलाते थे? निम्न में से कौन से शासक थे जो नवाब वजीर कहलाते थे? तो नवाब वजीर कौन से शासक कहे जाते थे? तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि क्या वो अवध के थे, बंगाल के थे, कर्नाटक के थे या बीजापुर के थे? इनमें से कहाँ के शासक थे जो कि नवाब वजीर कहलाते थे? तो ध्यान रहे
अवध के जो शासक थे, कहाँ के, अवध के जो शासक थे वो नवाब वजीर कहलाते थे। कहाँ के शासक, तो अवध के शासक जो थे वो नवाब वजीर कहलाते थे। अब देखेंगे निम्नलिखित में से कौन आर्यन पेशवा के नाम से मशहूर थे। अब कौन से पेशवा थे जो कि आर्यन पेशवा के नाम से मशहूर थे, तो क्या वो बालाजी बाजीराव थे, नाना फडणवीस थे, राजा महेंद्र प्रताप थे, या उपरोक्त में से कोई नहीं थे। वो कौन से पेशवा थे जो क्या आर्यन पेशवा के नाम से मशहूर थे। आर्यन पेशवा के नाम से मशहूर पेशवा कौन थे इनमें से, तो ध्यान रहे ये राजा महेंद्र प्रताप थे। कौन थे, राजा महेंद्र प्रताप थे। ध्यान में रखना है, राजा महेंद्र प्रताप। ठीक, तो राजा महेंद्र प्रताप थे जो कि आर्यन पेशवा के नाम से जाने जाते थे, यानी मशहूर थे। तो अगर पूछ दे कि राजा महेंद्र प्रताप किस नाम से और मशहूर थे, तो आर्यन पेशवा के नाम से मशहूर थे। आर्यन पेशवा के नाम से कौन से पेशवा मशहूर थे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कौन मशहूर थे, तो राजा महेंद्र प्रताप मशहूर थे। अगला देखेंगे यहाँ पर, कवि राजमार्ग नामक ग्रंथ की रचना करने वाला शासक किस वंश का था। कवि राजमार्ग नामक ग्रंथ की रचना करने वाला शासक जो था वो किस वंश का था। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि क्या ये राष्ट्रकूट वंश के थे, पाल वंश के थे, गंग वंश के थे, या प्रतिहार वंश के थे। कवि राजमार्ग नामक ग्रंथ की रचना करने वाला शासक जो था वो किस वंश का था। यहाँ पर पूछ रहा है कि ये किस वंश का था, कवि राजमार्ग नामक ग्रंथ की रचना करने वाला शासक। तो ये जो था राष्ट्रकूट वंश का था। कौन सा था, राष्ट्रकूट वंश का था। तो कवि राजमार्ग नामक ग्रंथ की रचना करने वाला शासक जो था वो राष्ट्रकूट वंश का था और उसने कवि राजमार्ग नामक ग्रंथ की रचना की थी। लेकिन अब सवाल यहाँ पर ये आता है कि वो राष्ट्रकूट वंश का कौन सा शासक था। तो राष्ट्रकूट वंश का वो कौन सा शासक था, तो हम लोग देखेंगे कि वो जो शासक था वो था अमोघ वर्षा। कौन था, अमोघ वर्षा था। अमोघ वर्षा राष्ट्रकूट वंश का शासक था जिसने कवि राजमार्ग नामक ग्रंथ की रचना की थी। अब देखेंगे हम लोग यहाँ पर, पूना पैक्ट निम्नलिखित में से किससे संबंधित था। तो पूना पैक्ट जो है ये निम्नलिखित में से किससे संबंधित था, तो क्या ये दलित वर्ग से संबंधित है, हिंदू मुस्लिम एकता से संबंधित है, संवैधानिक प्रगति से संबंधित है, या शैक्षिक सुधार से संबंधित है। तो यहाँ पर पूना पैक्ट जो है ये दलित वर्ग से संबंधित है। किससे संबंधित है, दलित वर्ग से संबंधित है। अब जो पूना पैक्ट हुआ था तो ये किसके किसके बीच में हुआ था। पूना पैक्ट संबंधित किससे है, तो दलित वर्ग से संबंधित है। इसका जवाब हमें मिल गया। पूना पैक्ट जो है ये किसके किसके बीच में हुआ था, तो पूना पैक्ट जो है ये किसके किसके बीच हुआ, तो ये हुआ था महात्मा गांधी और B.R. अम्बेडकर के बीच में। किसके बीच में, तो महात्मा गांधी और B.R. अम्बेडकर के बीच में हुआ था क्या चीज़, पूना पैक्ट। ठीक है, तो महात्मा गांधी और B.R. अम्बेडकर के बीच में क्या हुआ था, पूना पैक्ट हुआ था। ठीक है, और ये पूना पैक्ट कब हुआ था, तो ये हुआ था 1932 में। कब हुआ था, 1932 में, यानी कि 1932 में पूना पैक्ट हुआ था। तो सबसे पहला बात क्या हो जाएगा कि पूना पैक्ट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो पूना पैक्ट जो है वो दलित वर्ग से संबंधित है। और पूना पैक्ट किसके किसके बीच हुआ था, तो ये महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ था। और पूना पैक्ट कब हुआ था, तो ये 1932 ईस्वी में हुआ था। भारत में बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय आयोग की स्थापना कब की गई। तो भारत में बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु, यानी बाल अधिकार जो दिया गया है उसके संरक्षण हेतु राष्ट्रीय आयोग की स्थापना कब की गई, 2006, 2007, 2008 या 2010, इनमें से कब की गई थी। तो राष्ट्रीय आयोग की स्थापना 2007 में की गई थी। कब की गई थी, 2007 में की गई थी।
आगे है, भारत के किस क्रांतिकारी को 11 अगस्त 1908 को फांसी दी गई। 11 अगस्त 1908 को किसे फांसी दी गई थी? तो क्या वो प्रफुल्ल चाकी थे, रामप्रसाद बिस्मिल्ला थे, बटुकेश्वर दत्त थे या खुदीराम बोस थे? 11 अगस्त 1908 को इनमें से किसे फांसी दी गई थी? तो ध्यान रहे कि 11 अगस्त 1908 को खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी। किसे फांसी दी गई थी? खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि आखिर खुदीराम बोस को फांसी क्यों हुई। ये चीज़ देखना जरूरी है कि खुदीराम बोस को फांसी हुई क्यों, तो इसको हम लोग देखेंगे। तो इससे पहले एक चीज़ जान लेते हैं कि सबसे कम उम्र में फांसी पर चढ़ने वाले जो क्रांतिकारी थे, क्या बोल रहा है यहाँ पर, सबसे कम उम्र में फांसी पर चढ़ने वाले क्रांतिकारी कौन थे? तो ये खुदीराम बोस थे। सबसे कम उम्र पर फांसी पर चढ़ने वाले क्रांतिकारी जो थे वो खुदीराम बोस थे। और खुदीराम बोस को फांसी क्यों हुई थी? तो इन्होंने 30 अप्रैल 1908 की रात में, कब? तो 30 अप्रैल 1908 की रात को इन्होंने क्या किया था कि कंपनी बाग में, यानी शहर के कंपनी बाग में अंग्रेज कैनेडी परिवार पर बम फेंका था। अंग्रेज कैनेडी परिवार पर इन्होंने बम फेंका था, इसी कारण से इन्हें क्या किया गया था? फांसी की सज़ा दी गई थी। तो इन्हें 11 अगस्त 1908 को फांसी की सज़ा दे दी गई। आगे देखेंगे यहाँ पर, सिंधु सभ्यता में कुंभागारों के भट्टों के अवशेष कहाँ से मिले हैं? सिंधु सभ्यता में कुंभागारों के भट्टों के जो अवशेष हैं ये कहाँ से मिले हैं? तो इसे हम देखेंगे कि क्या ये हड़प्पा से मिला है, कालीबंगा से मिला है, मोहनजोदड़ो से मिला है या लोथल से मिला है? कहाँ से मिला है? ध्यान रखिए कि कुंभागारों के भट्टे के अवशेष, कुंभागारों के भट्टे के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो ये मिले हैं मोहनजोदड़ो से। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। कुंभागारों के भट्टों के अवशेष जो हैं ये कहाँ से मिले हैं? तो ये मोहनजोदड़ो से मिले हैं। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप है? यानी आधुनिक जो देवनागरी लिपि हम लोग लिखते हैं, यानी अभी आप लोगों के स्क्रीन पर जो लिपि लिखी हुई है इसे क्या कहेंगे? इसे देवनागरी लिपि कहेंगे। हिंदी जो है ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो देवनागरी लिपि जो है, तो आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप क्या है? आधुनिक जो देवनागरी लिपि है इसका प्राचीनतम रूप जो है वो क्या है? तो यहाँ पर बताना है, क्या ये खरोष्टी है, ब्राह्मी है, देवप्री है या पाली है? इनमें से कौन है? यानी आधुनिक देवनागरी लिपि का जो प्राचीनतम रूप है वो क्या है? तो ध्यान रहे ये क्या हो जाएगा? पाली। क्या होगा? पाली। अगला है, सिंधु घाटी के लोगों द्वारा सबसे अधिक प्रयुक्त की जाने वाली धातु थी। सिंधु घाटी के लोगों द्वारा सबसे प्रयुक्त की जाने वाली जो धातु थी वो कौन सी थी? तो कौन सी थी? तांबे की थी, कांस्य, स्वर्ण और चांदी या टीन? इनमें से कौन? तो हम लोग जानेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी ये ताम्रपाषाण युग थी। ये कौन सा युग था? तो ताम्रपाषाण युग भी इसे कहा जाता है। ठीक है। इसे कैलोलिथिक एज भी कहा जाता है। ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग देखेंगे कि ताम्रपाषाणिक युग जो था वो सिंधु घाटी सभ्यता थी। लेकिन इससे ये नहीं मानना है कि जब वो ताम्रपाषाणिक युग था तो इसका मतलब कि वो लोग तांबे का प्रयोग तो सबसे ज़्यादा करते थे। नहीं, तांबे का प्रयोग वो लोग सबसे ज़्यादा नहीं करते थे, बल्कि ये लोग कांसे का प्रयोग सबसे ज़्यादा करते थे। किसका? कांसे का प्रयोग। तो सिंधु घाटी के लोगों द्वारा सबसे अधिक प्रयुक्त की जाने वाली धातु जो थी ये कौन थी? तो ये कांसा था। ठीक है। एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे उन्हें लोहा का ज्ञान नहीं था। उन्हें क्या था? लोहा का ज्ञान नहीं था। ठीक है। अगला देखते हैं, मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते थे? यानी वो कौन सा शासक था जिसने मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र के क्षेत्र को जीता था सबसे पहली बार? तो सबसे पहली बार मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र के क्षेत्र को जीतने वाला शासक कौन सा था? तो वो शासक जो था, क्या वो हर्षवर्धन था, स्कंदगुप्त था, विक्रमादित्य था या फिर चंद्रगुप्त मौर्य था? कौन सा था? हर्ष था,
स्कंदगुप्त था, विक्रमादित्य था या चंद्रगुप्त मौर्य था? इनमें से कौन सा था? तो ध्यान रखेंगे कि मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र के क्षेत्र को जीतने वाला जो सबसे पहला शासक था वो चंद्रगुप्त मौर्य था। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। ठीक है, अब हम लोग ये देखेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किसके शासन का अंत करके साम्राज्य की स्थापना की थी? तो नंद साम्राज्य का अंत करके और अपने शासन की स्थापना की थी। किसके मदद से की थी? तो कौटिल्य के मदद से की थी। ठीक है, जिन्हें चाणक्य भी कहा जाता है और विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रधानमंत्री था वो कौन था? तो वो चाणक्य ही था। इसके बाद से अगर हम लोग देखेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य जो था ये किस साम्राज्य का था, तो ये मौर्य साम्राज्य का शासक था। इसने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी और चंद्रगुप्त मौर्य ने ही मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र के क्षेत्र को सबसे पहली बार जीता था। आगे है, तमिलों के सबसे प्राचीन देवता कौन है? तो तमिलों के सबसे प्राचीन देवता की अगर बात की जाए तो वो कौन है? तो क्या कृष्ण है, शिव, मरुगन या मरियम्मा देवी? इनमें से कौन है? क्या वो देवता कृष्ण है, शिव है, मरुगन है या फिर मरियम्मा है? कौन है? तो तमिलों के सबसे प्राचीन देवता की अगर बात की जाए तो तमिलों के सबसे प्राचीन देवता जो है वो मरुगन है। कौन है? मरुगन है तमिलों के सबसे प्राचीन देवता। तो राइट आंसर जो है ये ऑप्शन सी है। विभिन्न हड़प्पा कालीन स्थलों से बिखरे हुए अस्थि अवशेषों या कंकालों से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? विभिन्न हड़प्पा कालीन स्थलों से बिखरे हुए अस्थि अवशेषों या कंकालों से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? तो क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है भाई इससे? तो इससे निष्कर्ष क्या निकाला जा सकता है? तो किसी प्रकार का सैनिक आक्रमण हुआ, सामूहिक प्राणदंड या नरबलि, मृतकों का अनियमित समाधान या मलेरिया या किसी अन्य रोगाणु जनित बीमारियों से व्यापक मृत्यु या महामारी। इससे क्या चीज़ निकाला जा सकता है? तो विभिन्न हड़प्पाई स्थलों से बिखरी हुई अस्थि अवशेषों या कंकालों से क्या निष्कर्ष निकलता है? तो हम लोग देखेंगे कि जब बिखरी हुई अस्थि अवशेष रहेंगे तो थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग भी अपना लगाना है कि जब बिखरी हुई अस्थि अवशेष कहा जा रहा है तो प्राण दंड अगर दिया जाएगा तो क्या यहाँ पर बिखरा करके उस जैसे उस मृतकों को बिखराया जाएगा? नहीं बिखराया जाएगा। ठीक है, मृतकों का अनियमित समाधान तो अनियमित क्या किसी को कहीं पर भी ऐसे फेंका थोड़ी जाएगा, ऐसा नहीं होगा। मलेरिया या किसी अन्य जीवाणु या फिर किसी बीमारी के कारण मृत्यु होगी तो भी बिखरे हुए समाधान नहीं होंगे। ठीक है, माने जो बिखरी हुई अस्थियां हैं वो नहीं होंगी। तो बिखरी हुई अस्थियों के अवशेष कब मिलेंगे? जब किसी प्रकार का सैनिक आक्रमण हो। क्या होगा? जब किसी प्रकार का सैनिक आक्रमण होगा तब उस समय क्या होगा कि बिखरी हुई अस्थि के अवशेष मिलेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग देखेंगे तो 41 का जो आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है, प्राचीन भारत में निम्न में से कहाँ राजतंत्र था? यानी प्राचीन भारत की अगर हम लोग बात कहें तो राजतंत्र की बात यहाँ पर पूछ रहा है कि कहाँ पर राजतंत्र था। तो पहले तो राजतंत्र ही तो हुआ करता था जी, पहले क्या होता था? राजतंत्र ही हुआ करता था। तो कहाँ पर राजतंत्र था? तो क्या कौशाम्बी में राजतंत्र था, मगध में राजतंत्र था, कौशल में राजतंत्र था या उपयुक्त सभी में राजतंत्र था? तो हम लोग जब इतिहास को पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा क्या चीज़ कि कौशाम्बी में क्या था? राजतंत्र था। मगध में भी क्या था? राजतंत्र था। कौशल में भी क्या था? राजतंत्र था। तो इस प्रकार से इन तीनों में हम लोग क्या देखेंगे कि यहाँ पर क्या था? राजतंत्र ही था। तीनों में क्या था? राजतंत्र ही था। तो इस प्रकार से हमारा जो सही जवाब होगा 42 का ये होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में सभी। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया? प्राचीन भारत की बात पूछी जा रही है कि प्राचीन भारत का वो कौन सा शासक था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में क्या कर लिया? जैन धर्म को अपना लिया। अंतिम दिनों में क्या कर लिया? जैन धर्म को अपना लिया। तो वो शासक कौन था? तो क्या वो शासक बिंदुसार था, समुद्रगुप्त था, अशोक था या चंद्रगुप्त मौर्य था? इनमें से कौन सा था वो शासक? बताइए आप लोग कौन सा था इनमें से शासक? तो हम लोग देखेंगे कि प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में
जैन धर्म को अपनाया था तो वो कोई और नहीं बल्कि चंद्रगुप्त मौर्य था। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था, जिसने क्या किया था कि जैन धर्म को अपना लिया था अपने अंतिम समय में। ठीक है, और ये जैन धर्म को अपनाने के बाद से अंतिम समय में यानी अपने जीवन के अंतिम समय में ये कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में चला गया था, और श्रवणबेलगोला में जाकर के वहीं पर इसने क्या किया कि समाधि के द्वारा मृत्यु को प्राप्त हुई, यानी कि मोक्ष को प्राप्त हुए। तो इस प्रकार से हम लोग देखेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे ये मौर्य साम्राज्य के संस्थापक भी थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने ही क्या किया था, अपने जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म को अपना लिया था। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि संगम काल में विदेशी व्यापार से विकसित होने में किस कारण को सर्वाधिक सहायक माना जा सकता है। संगम काल की बात कर रहा है यहाँ पर। तो संगम काल में विदेश व्यापार के विकसित होने में, यानी संगम काल में विदेश व्यापार जो था वो विकसित हुआ था, तो इसको विकसित होने में किस कारण को सर्वाधिक सहायक माना जा सकता है। किस कारण को क्या किया जा सकता है, सर्वाधिक सहायक माना जा सकता है। यानी कि संगम काल में जो विदेशी व्यापार का विकास हुआ था, तो इनमें से कौन सा कारण है जो उस विकास का कारण बना, ठीक, यानी उस विकास में सहायक बना। तो देखते हैं कि अरब, मिस्र तथा रोम का तमिल प्रदेश से सीधा व्यापारिक मार्ग होना, क्या ये बात था? सुरक्षित समुद्री व्यापार का होना, क्या ये था? विदेशों से अधिक मांग की जाने वाली वस्तुओं की अतिरिक्त उत्पादन करना, या यवनों द्वारा दक्षिण भारत के कुछ प्रदेशों में उपनिवेश कायम करना। तो इनमें से कौन सा सही होगा, इनमें से क्या होगा, कौन सा सही होगा? तो हम लोग देखेंगे कि संगम काल में जो विदेशी व्यापार बढ़ा था, तो उसके बढ़ने में जो सहायक माना जाएगा तो वो क्या था? अरब, मिस्र तथा रोम का तमिल प्रदेश से सीधा व्यापार होना। क्या था? अरब, मिस्र तथा रोम का तमिल प्रदेश से सीधा व्यापार होना, यही इसका जवाब हो जाएगा। तो 44 का जो आंसर होगा ये होगा ऑप्शन ए। अगला है, हड़प्पा के लोगों के साथ घरेलू बर्तन किससे बने होते थे? हड़प्पा के लोगों के सामान्य घरेलू बर्तन जो थे ये किसके बने होते थे? तो क्या आप लोग इसे बता सकते हैं कि हड़प्पा के लोगों के जो सामान्य बर्तन होते थे वो किसके बने होते थे? तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि क्या वो बर्तन पत्थर के बने होते थे, चीनी मिट्टी के होते थे, मिट्टी के अच्छी तरह पकाए गए चित्रांकित बर्तन होते थे, या ताम्र के होते थे। हड़प्पा के लोगों के सामान्य घरेलू बर्तन किससे बने होते थे? तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि इस प्रकार का जो ये प्रश्न है शायद यही प्रश्न हो सकता है, या फिर इससे मिलता जुलता जो प्रश्न है ये एस्टेट में पूछा गया है। तो इसको हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर क्या बोल रहा है कि हड़प्पा के लोगों के सामान्य घरेलू बर्तन किसके बने होते थे। तो ये जो बर्तन थे ये किसके बने होते थे? तो ये मिट्टी के अच्छी तरह पकाए गए चित्रांकित बर्तन होते थे। क्या चीज़? मिट्टी के अच्छी तरह पकाए गए चित्रांकित बर्तन होते थे। ठीक है, यानी कि मिट्टी का बर्तन होता था, अच्छी तरह से पकाया गया होता था और उस पर चित्रकारी भी की हुई होती थी। अगला देखेंगे यहाँ पर, हड़प्पा निवासियों द्वारा अपने नगरों से पलायन करने का कौन सा सबसे युक्ति संगत कारण प्रतीत होता है? हड़प्पा निवासियों द्वारा अपने नगरों से पलायन करने का कौन सा सबसे युक्ति संगत कारण प्रतीत होता है, यानी कौन सा इसमें सही कारण लगता है? तो क्या विदेशी आक्रमण हुआ, जलीय परिवर्तन हुआ, पारिस्थितिकी परिवर्तन हुआ, या उपयुक्त में से कोई भी नहीं हुआ? तो हड़प्पा के जो लोग थे वो अपने नगरों से दूसरे नगरों की तरफ गए, तो इसका क्या कारण हो सकता है, इसका क्या कारण लगता है, यानी कि हम लोग जानते तो नहीं है लेकिन एक अनुमान लगा सकते हैं। तो उनमें से क्या प्रतीत होता है कि क्या कारण हो सकता है कि वो लोग अपने नगरों से पलायन कर रहे थे? तो ध्यान रहे कि नगरों से पलायन करने का जो कारण प्रतीत होता है वो है जलीय परिवर्तन। क्या प्रतीत होता है? जलीय परिवर्तन है। तो 46 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला देखेंगे कि मगध के आज़ाद शत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध चल रहा था? ठीक है, तो मगध के जो आज़ाद शत्रु थे, आज़ाद शत्रु जो थे मगध के, ये किस राजवंश के थे? तो आज़ाद शत्रु जो था वो हर्यक वंश का था। कौन से वंश का? हर्यक वंश का था। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो बिंबिसार था।
ठीक है। तो अजातशत्रु जो था वो हर्यक वंश का था। तो मगध के अजातशत्रु, और उसका शासन कहाँ पे था, तो मगध पर था। तो मगध के अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध चला रहा, ठीक, युद्ध रहा, किस गणराज्य के साथ इसकी नहीं बनी, किसके साथ में हमेशा युद्ध बना रहा। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि वो गणराज्य क्या वैशाली था या कपिलवस्तु, या इन दोनों के साथ, या फिर इनमें से किसी के साथ नहीं। तो कौन सा वो राज्य था, तो हम लोग देखेंगे कि वो गणराज्य कौन सा था, वैशाली गणराज्य था। कौन सा था, वैशाली गणराज्य था। सौंदरानंद निम्न में से किसकी रचना है। सौंदरानंद एक रचना है, और ये बताना है कि सौंदरानंद जो है ये निम्न में से किसकी रचना है। किसकी रचना है सौंदरानंद, तो क्या ये रचना अश्वघोष की है, वाणभट्ट की है, भवभूति की है, या भास की है। इनमें से किसकी ये रचना है, सौंदरानंद जो है वो इनमें से किसकी रचना है। तो सौंदरानंद की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये अश्वघोष की रचना है। किसकी रचना है, अश्वघोष की रचना है सौंदरानंद। और हम लोग देखेंगे कि अश्वघोष कौन थे। अब हम लोग ये जानेंगे अश्वघोष कौन थे। तो अश्वघोष की अगर बात की जाए तो अश्वघोष जो थे ये बौद्ध महाकवि तथा दार्शनिक थे। कौन थे, तो बौद्ध महाकवि तथा दार्शनिक थे। और इन्हें क्या कि कुषाण नरेश कनिष्क के समकालीन माना जाता है। इन्हें कुषाण नरेश कनिष्क के समकालीन माना जाता है। और अश्वघोष की जो प्रसिद्ध रचना है, अश्वघोष की जो प्रसिद्ध रचना है वो रचना कौन सी है, तो वो है बुद्ध चरितम। कौन सी है, बुद्ध चरितम जो है ये इसकी प्रसिद्ध रचना है। ठीक है। तो हम लोग क्या देखें कि सौंदरानंद की रचना किसने की, तो अश्वघोष ने की। अश्वघोष कौन थे, तो ये एक महाकवि और दार्शनिक थे। ठीक है। अश्वघोष को कुषाण नरेश कनिष्क के समकालीन माना जाता है। और अश्वघोष की सबसे प्रसिद्ध जो रचना है वो कौन सी है, तो ये बुद्ध चरितम है। अब देखेंगे कि संगम काल की तीन प्रमुख शक्तियों चोल, चेर और पांड्य के मध्य संघर्ष का मुख्य कारण क्या था। संगम काल की तीन प्रमुख शक्तियों चोल, चेर और पांड्य के मध्य संघर्ष का मुख्य कारण जो था वो क्या था। ठीक है। तो हमें यहाँ पर बताना है कि इन तीनों के संघर्ष का जो मुख्य कारण था वो क्या था। तो क्या साम्राज्यवाद की भावना थी, उपजाऊ नदी तट वाले भूभाग पर नियंत्रण की आकांक्षा थी, व्यापारिक प्रभुत्व स्थापित करने की अभिलाषा थी, या समुद्र तटीय क्षेत्रों पर नियंत्रण करने की इच्छा थी। आखिर इनमें से क्या था जिस कारण से ये तीनों शक्तिशालियों के बीच संघर्ष की स्थिति हमेशा उत्पन्न रहती थी। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि प्राचीन काल की अगर बात की जाए तो उपजाऊ ज़मीन जो होती थी, उपजाऊ भूमि जो होती थी ये बहुत महत्वपूर्ण होती थी। तो इस कारण से इन लोगों के बीच उपजाऊ नदी क्या चीज़ महत्वपूर्ण होती थी, तो उपजाऊ जो भूमि होती थी वो महत्वपूर्ण होती थी। तो यहाँ पर उपजाऊ नदी तट वाले भूभाग पर नियंत्रण की आकांक्षा जो थी वो इन सभी की थी। और इसी कारण से इन तीनों के मध्य हमेशा संघर्ष रहता था। तो 49 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 49 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। आगे देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा विशेषता हड़प्पा कालीन आंतरिक व्यापार में संबंधी नहीं है। हड़प्पा कालीन आंतरिक व्यापार से इनमें से क्या चीज़ है जो कि संबंधित नहीं है, यानी कि क्या चीज़ है जो कि पूर्णतः यानी इसमें गलत है। ठीक है। तो इसको हम लोग देखेंगे कि क्या व्यापार बहुमुखी था, ये गलत है, तो ये सही है। व्यापार जो था ये बहुमुखी था। क्षेत्रीय तथा अक्षेत्रीय स्थान पर व्यापार किया जाता था, तो ये भी कथन सही है। क्षेत्रीय और अक्षेत्रीय स्थानों पर व्यापार किया जाता था। इसके आगे हम लोग देखेंगे कि सार्थवाह व्यापार के साथ साथ श्रेणी और नियमों को भी स्थापित किया गया था, तो ये भी सही है कि सार्थवाह व्यापार के साथ श्रेणी और नियमों को भी स्थापित किया गया था। अब इसके आगे देखेंगे कि यह पूर्ण वस्तु विनिमय व्यापार था, तो नहीं, ये पूर्ण वस्तु विनिमय व्यापार नहीं था। यहाँ पर वस्तु विनिमय होता था, प्रमुख था, लेकिन ये पूर्णतः जो कहा जाए तो वस्तु विनिमय व्यापार नहीं था। तो वस्तु विनिमय व्यापार जो है ये पूर्णतः नहीं था।
तो इस चीज़ को हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर जो होगा 50 का, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि यही गलत है। आगे जो 3 ऑप्शन दिए हुए हैं वो सही है और ऑप्शन डी जो है वो गलत है, इसीलिए जो गलत है वही क्या होगा, सही होगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने 25 क्वेश्चंस को कवर किया है। इससे संबंधित जो और प्रश्न भी थे उसको भी देखने की कोशिश की गई है यहाँ पर। तो आप लोग इसी तरह के और कंटेंट के लिए और वीडियोज के लिए चैनल के साथ में बने रहें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आप कमेंट करते हैं तो हमारा हौसला बढ़ता है, तो आप कमेंट कीजिए, कमेंट करके बताइए। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।